नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा गहरा जख्म है जिसकी याद आज भी सहरन पैदा कर देती है। इस भयानक त्रासदी ने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा किया। आखिर देश ये कैसे पक्का करें कि यहाँ कोई भी इंसान कभी भूखा ना सोए। तो समाधान की बात करने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है। जब हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज खाने को कुछ मिल गया। नहीं, ये एक लगातार मिलने वाली गारंटी है, एक भरोसा, जो असल में 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिका है। और सबसे दिलचस्प या कहूं कि चिंता की बात यह है कि कैसे कोई एक संकट, मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, इन तीनों पिलर्स को एक साथ बिल्कुल ताश के पत्तों के महल की तरह ढा सकता है। तो ये जो पूरी चेन है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि ये सिस्टम सिर्फ सबसे गरीब या कमजोर लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जब कोई आपदा आती है तो ये पूरे समाज के लिए कितना जरूरी हो जाता है। लेकिन चलिए आपदाओं से हटकर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करते हैं। वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा, मतलब खाने की कमी का सामना करते हैं? इसका जवाब हमें भारत की 2 अलग-अलग तस्वीरों में मिलता है, एक गांव की और दूसरी शहर की। तो ये जो 2 कहानियां हैं, ये हमें 2 तरह की भुखमरी दिखाती हैं। एक है मौसमी भुखमरी, जैसा रामू के साथ होता है, और दूसरी है लंबे समय तक चलने वाली भुखमरी, जो अहमद की कहानी है। मतलब साफ है, खाद्य असुरक्षा कोई एक सीधी साधी समस्या नहीं है। इसके गांव और शहर में अलग अलग चेहरे हैं। तो बात यह है कि भूमिहीन मजदूरों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस खतरे की जद में है। और यही वजह है कि एक मजबूत नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम का होना इतना इतना जरूरी हो जाता है। तो बंगाल जैसी भयानक त्रासदी दोबारा ना हो, इसे रोकने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी सिस्टम में से एक को तैयार किया। चलिए अब देखते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है और इसके 2 मेन पिलर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भंडार की जिसे कहते हैं बफर स्टॉक। अब सवाल यह है कि सरकार ये विशाल भंडार भरती कैसे है? देखिए, सरकार खुद तो खेती करती नहीं है। इसके बजाय वो किसानों से सीधे अनाज खरीदती है, वो भी एक पहले से तय गारंटीड कीमत पर। इससे किसानों को भी एक सुरक्षा मिल जाती है और देश का भंडार भी भर जाता है। इसी गारंटीड कीमत को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। ये एमएसपी किसानों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है जो उन्हें ज्यादा पैदावार के लिए बढ़ावा देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि देश के गोदाम हमेशा भरे रहें। अच्छा, तो अब गोदाम तो भर गए, लेकिन ये अनाज लोगों तक पहुंचता कैसे है? और यहीं पर एंट्री होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस की। पूरे देश में फैली लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानों के नेटवर्क के जरिए ये सिस्टम काम करता है। अलग अलग तरह के राशन कार्ड बनाकर सबसे जरूरतमंद परिवारों तक बहुत ही सस्ती दरों पर अनाज पहुंचाया जाता है। तो ठीक है, इतना बड़ा सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक। तो क्या भारत ने भुखमरी को जड़ से खत्म कर दिया है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है और एक बहुत गहरे विरोधाभास को सामने लाता है। एक तरफ तो ये कामयाबी है कि हमने अकाल जैसी त्रासदियों को रोक दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं और फिर भी लोग भूखे हैं। ये एक अजीब सी पहेली है, और ये पहेली तब और भी साफ हो जाती है जब हम असल आंकड़ों को देखते हैं। ये चार्ट इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यानी बहुतायत की समस्या को बहुत अच्छे से दिखाता है। यहां देखिए, जो मिनिमम बफर नॉर्म है यानी जितनी अनाज की जरूरत है, असल स्टॉक अक्सर उससे दुगने से भी ज्यादा होता है। अब इस फालतू अनाज को स्टोर करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है और अक्सर ये बर्बाद भी हो जाता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, भविष्य कैसा दिखता है? इसका एक जवाब शायद डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण में छिपा है। कई राज्यों में कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे तमिलनाडु में, गुजरात में अमूल का मॉडल या महाराष्ट्र के कम्युनिटी ग्रेन बैंक्स। ये लोकल लेवल पर काम करती हैं, इसलिए ज्यादा असरदार और जवाबदेह साबित हो रही हैं। और ये जो आम शिकायतें हैं, ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाती हैं, भ्रष्टाचार और जमीनी स्तर पर खराब मैनेजमेंट। देखिए, नीतियां तो कागज पे बहुत अच्छी बन सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें जमीन पर ठीक से लागू ही ना किया जाए तो वो पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। और ये सब हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी। भारत के पास हर एक इंसान का पेट भरने के लिए काफी अनाज है, तो फिर भी लोग भूखे क्यों हैं? क्या ये पैदावार की समस्या है
या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, भ्रष्टाचार और असमानता की एक कहीं ज्यादा उलझी हुई चुनौती है? इस एक सवाल का जवाब ही भारत के आने वाले कल और यहाँ के करोड़ों लोगों की जिंदगी को तय करेगा।